चलिए हिंदी पेडागोजी निकाल लीजिए सभी कोई, और इसको अच्छा से पढ़ा जाए। देखिए कभी भी गद्यांश जो होता है ना, गद्यांश को ऐसा पढ़िए कि लगे कि तुरंत हमसे कोई पूछने वाला है, तब जा करके ज़्यादा सही आता है। जैसे कि पूरा समझ करके एक बार में पढ़िएगा, अगर 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो आपको दिक्कत होगा। शुरू करते हैं हम। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना हमकी सी-टेट में हुआ है वह गद्यांश पदांश से ही हो रहा है, और नंबर कम ही आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अक्सर मैं सोचता हूँ, पहले गद्यांश हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कैसे पढ़ा जाता है वैसे पढ़िएगा आप लोग भी। अक्सर मैं सोचता हूँ कि वे शहर कितने दुर्भाग्य हैं जिनके अपने कोई खंडहर नहीं है। ठीक है, उनमें रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो चुका है। माने वैसा शहर जहाँ खंडहर नहीं है, वह रहना क्या है, भयानक है। खंडहर मतलब मान लीजिए एक रूम है, उसमें रूम ही नहीं है, पूरा का पूरा एकदम हॉल टाइप हो, कितना भयावह लगेगा, उसी प्रकार से बोला जा रहा है यहाँ पे। और ये जो खंडहर जहाँ नहीं है उसको बोला जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति से मिलने के बराबर है जो अपना स्मृति खो दिया है, मैंने अपना यादाश्त खो दिया है। ठीक है, जिसका कोई अतीत नहीं है। अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे तो वह है हमेशा वर्तमान में रहना, और क्या बोला जा रहा है यहाँ, एक अंतरहीन रोशनी जहां कोई छाया नहीं, जहां कोई हमेशा आंखें खोले रहता है। तो नरक का परिभाषा पूछेगा आगे चल के, क्वेश्चन में पूछेगा, तो क्या रहेगा, तो वर्तमान में रहना ही एक, और एक अंतरहीन रोशनी जहां पे कोई छाया नहीं, रोशनी है लेकिन छाया नहीं। आगे कहा जा रहा है कि जब वर्तमान का बोझ अन्न हो, यहाँ पे छूट दिखाई नहीं दे रहा है, वर्तमान का बोझ है अच्छा हो या कुछ भी यहाँ पे है, तो मैं अपना घर छोड़कर शहर से दूसरे घरों में चला जाता हूँ जहाँ अब कोई लोग नहीं रहते, जहाँ अंधेरा होते ही चमगादड़ आते हैं। ये सब पूछा है चमगादड़ के बारे में। देखिए, ये हमारे शहर में एक खंडहर है। शहर की स्मृतियाँ और स्वप्न। एक ऐसा भी युग था जब न शहर थे न खंडहर था। ठीक है, आदमी अपना अतीत खुद अपने भीतर लेकर चलता था। यहाँ यूं कहे कि स्मृति अभी तक इतिहास बनी थी, इतिहास नहीं बनी थी, है ना। अब आते हैं थोड़ा सा, ये जो इतना डिफिकल्ट मतलब पहली बार भाषा का इसमें प्रयोग किया है साधारण सा भाषा, लेकिन क्या कहा आपके माइंड के ऊपर से बाउंस कर गया। एक खंडहर के बारे में बोला जा रहा है और उसके परिभाषा दिया जा रहा है कि खंडहर ऐसा होता था। अब आप लोग जवाब दीजिएगा कि जिनके अपने कोई खंडहर नहीं, रेखांकित में आशय क्या है। तो खंडहर के नीचे एक लाइन दिया हुआ है, उसी का मतलब बताना है कि क्या मीनिंग है। तो जिसके अपने कोई खंडहर नहीं, यही ना पूछा जा रहा है, तो जिसका इतिहास कोई नहीं है ना, यहाँ क्या भराएगा, इतिहास, और इतिहास के बारे में इसमें चर्चा भी हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है कि शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूं। यहाँ पे दूसरे घरों को अंडरलाइन किया नीचे से लेखक का क्या आश्रय है। दूसरे घर बोले तो क्या, ऐतिहासिक इमारत। दूसरे घरों बोले तो क्या, ऐतिहासिक इमारत। अब देखिए ऊपर आप लोग देखिएगा कहीं दिया था क्या दूसरे घरों में, नीचे दिया था। हाँ, जहाँ कोई लोग नहीं रहता है, आप इसको माइंड से बनाइए। ऐतिहासिक इमारत के पास में कोई लोग रहता है, जो इमारत है ऐतिहासिक कोई नहीं। हाँ, ये है रहने वाली बात पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐतिहासिक इमारत में कोई भी लोग नहीं रहता है, लोग घूमने जाते हैं केवल। मतलब कि जब दूसरे घरों में चले जाते हैं, इसका आश्रय है कि घूमने चले जाना। ठीक है,
ऐतिहासिक इमारत इमारत है ना, आपका उत्तर बी पड़ जाएगा। अगला, लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भाग्य है? ऊपर लिखा हुआ था, जिनकी कोई स्मृति नहीं है, वो क्या है? दुर्भाग्य है, ऊपर लिखा हुआ है। लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है? नरक की परिभाषा है सदैव वर्तमान में रहना, दिया हुआ था ना। चल अगला, वर्तमान में रहने का आशय बताना है कि क्या आशय है? वर्तमान में रहने का आशय ऐतिहासिक का अनुभव न करना, ठीक है। ऐतिहासिक जो होता है यह क्या होता है? पास्ट टेंस में आता है। ऐतिहासिक इमारत क्या है? पुराना, प्राचीन। यहाँ वर्तमान में रहने की बात कर रहा है, तो वर्तमान में ऐतिहासिक इमारत को अगर शामिल कर लीजिएगा तो वर्तमान नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? पास्ट कहलाएगा, ठीक है। तो उत्तर आपका सी पड़ गया। नेक्स्ट, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत कर रहा है? 95 का सी है। यहाँ पे फिर से अगर पूछ रहे हैं आप कि वर्तमान में रहने का आशय, वर्तमान में आप रह रहे हैं तो आप ऐतिहासिक के बारे में बात नहीं करिएगा। ऐतिहासिक जो भी चीज होता है वह पास्ट में होता है, तो आप वर्तमान में कैसे रहिएगा, ठीक है। ऐतिहासिक अनुभव नहीं है, वहां वर्तमान है। नेक्स्ट, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, बताए क्या गया? रात में भी जगने, बहुत बेटर। सही शब्द चुनिए। जहां डैश होते ही चमगादड़ आते हैं, अंधकार होते ही चमगादड़ आते हैं, बहुत अच्छा। कौन सा शब्द भिन्न है? भयानक, भयंकर, भावुक और भुजंग। भुजंग मतलब सांप होता है, भुजंग मतलब सांप होता है। अगला, वे शहर कितने डैश है? दुर्भाग्यपूर्ण होगा ना, सबसे अच्छा इसमें मीनिंग बैठ रहा है दुर्भाग्यपूर्ण। यहाँ पे ऊपर लिखा है दुर्भाग्य, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मानेंगे। वे शहर कितने दुर्भाग्यपूर्ण है, यहाँ होगा बी। अब आइए अगला प्रश्न पर। अब देखिए, ये है आपका पदांश जो सबसे खतरनाक माना जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा मीनिंग देखिए। हम नहीं कहते हैं, कोई भी आज तक व्यक्ति गद्यांश पदांश पर कैप्चर नहीं कर पाया है। बस उसको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा समझिए और उसी के अनुसार आप जवाब दीजिए। थोड़ा सा समझ गए झलक कि किसके बारे में है, बस आपका माइंड जो काम करेगा वो वही काम करेगा वहां। आप सोचिएगा कि कोई गद्यांश टकरा जाए, नहीं टकराता है कोई भी गद्यांश, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम आते हैं पदांश पर। मौको कहाँ ढूंढो रे बंदे, ये पदांश है, बोले तो कविता। मौको कहाँ, मैको है ना, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, माने हमको कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, है ना। मैं तो तेरे पास में, लग रहा है क्या कि भगवान के बारे में चर्चा हो रहा है या गॉड ईश्वर के बारे में चर्चा हो रहा है कि हमको तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, हम तो तुम्हारे पास में है ना। ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं काबा कैलाश में, माने मैं कहीं नहीं हूं, है ना। ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना काबा, ना कैलाश, कहीं नहीं हूं मैं, ठीक है। ईश्वर के बारे में चर्चा हो रहा है। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, ठीक है। खोजी होए तू, खोजी होए तो तुरते मिली हो, माने अगर तुम खोजोगे तो हम तुरंत तुमको मिल लेंगे। पल भर की तलाश में, माने थोड़ा सा तलाश करोगे तो हम मिल जाएंगे। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई हेल्प कर दिया, वही आपका भगवान हो गए क्या, तो वही बात बोला जा रहा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, मतलब भगवान जो है या गॉड ईश्वर जो भी आप लोग के हैं, वो आपके सांसों के सांस में है। बोले तो आप जो सांस लेते हैं वही आपके गॉड ईश्वर है। अगर सांस लेना बंद तो भाई भगवान क्या, तो आपकी हर जगह है। इसके कहने का मीनिंग क्या है कि गॉड ईश्वर जो भी है प्रत्येक जगह सर्वव्यापी पाए जाते हैं, है ना।
चलिए अब आप लोग जवाब दीजिएगा इसी के अनुसार, इसी को समझ करके जवाब देना है कि मैं तो तेरे पास में, यहाँ पे मैं के नीचे थोड़ा सा लाइन खींचा हुआ है, देखिए गद्यांश को समझिएगा ध्यान से। मैं तो तेरे पास में प्रयुक्त हुआ है, मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है आप बताएं? ईश्वर के लिए। बहुत बेटर, उत्तर आपका गया डी पर, ईश्वर के लिए। मैं किसके लिए, तो ईश्वर के लिए यहाँ प्रयोग हुआ। थोड़ा सा मजा से पढ़िएगा, मजा आएगा, हमको अच्छा लगता है, आप लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट लीजिएगा। कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता है क्योंकि वह निवास करता है कहाँ? प्रत्येक प्राणी में निवास करता है, इसलिए कोई भी धार्मिक स्थलों में नहीं मिलेगा। तो 101 का उत्तर आपका होगा, ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं अभी। कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है? हाँ, जिसके पास कोई मोह माया नहीं है। लेकिन सुनिएगा, समर्पित भक्तों को अगर आप ईश्वर के सुनिए हमारी बात ध्यान से, आप मोह माया त्याग दीजिएगा तो क्या आपको ईश्वर मिलेंगे? नहीं। वही भक्त जो समर्पित है गॉड के प्रति, उन्हीं को भाई ईश्वर मिल पाए हैं। या आपका उत्तर यहाँ सी पर जाएगा। आप समर्पित है बोले तो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पाते हैं। ढूंढे, ढूंढे शब्द बताना है। ये ढूंढना क्या है? ढूंढना क्रिया, जिसमें ना लगा हो इसको ढूंढे लिखा हुआ है, इसको जब बोलिएगा तो अच्छा लगता है ढूंढना। जिसमें ना लगा हो क्रिया हो तो यह आपका उत्तर बी पर जाएगा। ढूंढना क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, हंसना क्रिया है ना। सब श्वासों की श्वास में का आशय क्या है? ईश्वर सर्वव्यापी है। देखिए गद्यांश से बेटर पदांश लग रहा है ना। थोड़ा सा मीनिंग आपको खुद से समझना है। इतना तो आप लोग भाई उम्र हो चुका है कि कुछ मीनिंग कुछ निकाल सकते हैं क्या? कौन का अर्थ है? कौनो, कौनो का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ है? किसी भी। कौनो बोले तो किसी भी। अब कैसे, सुनिएगा ध्यान से। अब आइए थोड़ा सा आप लोग पदांश पर, जो पदांश पढ़े थे आप लोग उस पर आइएगा। कितना नंबर था? 105 था। हाँ देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग लगाइएगा। किसी भी हम बताएं आंसर, यहाँ पे कहाँ है? कोनो। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जो बैराग में। कोनो यही ना प्रयोग किया हुआ है। तो ना तो कोनो, ना तो किसी क्रियाकलाप में, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं? यहाँ पे कोनो के जगह पर किसी भी रखिए तो अच्छा लगेगा कि नहीं? ना तो कोनो, कोनो बोले तो क्या? किसी भी क्रियाक्रम में। आप देखिएगा इसी के अनुसार अगर आप भरेंगे तो आपका उत्तर जाएगा कोनो का अर्थ क्या? किसी भी। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, तो ना तो किसी भी क्रियाक्रम में, ये सबसे बेटर। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आइए। 105 हो गया, 106 पर आइए। कहता है कि मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण, अब पेडागोजी है, अब पेडागोजी का ऑपरेशन किया जाए, आप लोग भी हेल्प करिएगा। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण के नियम के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया? चमस्की। हम आपको लिखवाए थे ट्रिक, और जो लोग आज से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे तो कॉपी खोल करके रखिए। जिससे सार्वभौमिक वर्ड कभी भी आएगा तो स्पेशल चमस्की भाई साहब के पास जाएगा। ठीक है, अर्जन जो वर्ड आएगा वो भी चमस्की साहब के पास जाएगा। सामाजिक वर्ड, संस्कृति वर्ड, अंतःक्रिया वर्ड, ये वाइगोस्की साहब का है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे चमस्की करेंगे, लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आज से लेकर के एग्जाम तक कुछ कुछ लिखते चलना है। कुछ लगे कि इसको नोट करना है यहाँ यूनिवर्सल ग्रामर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र किसे कहते हैं? अब निकट, निकट माने क्या? जो समाज में निकट रहता है। तो समाज किन का? वाइगोस्की साहब का। तो इसमें बताना है तो वाइगोस्की है नहीं। निकटस्थ क्षेत्र क्या कहते हैं? माने आप समाज में निकट रहते हैं, मतलब अब वास्तविक हुआ ना क्या?
बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच अंतर करना। अब दूसरे की सहायता जो निकट रहेगा वही ना करेगा भाई, दिमाग थोड़ा सा लगा लेना है ना, ज्यादा नहीं लगाइएगा, ज्यादा लगाइएगा दिमाग तो भाई ये सीटेट है, ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, आप पर ही हावी हो जाएगा। अगला, बच्चे की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उसने बातचीत करना डैश एक महत्वपूर्ण घटक है। देखिए, अगर आप बातचीत करना है और उसको सहायता देना है तो कौन सा महत्वपूर्ण घटक है? 108 का उत्तर बताएं। प्रारंभिक। ये जो बातचीत जो होता है आपके कैसे हुआ, हमारी बात सुनिए। आपके पास जो बच्चे आते हैं स्कूल में, आप इस टीचर बन के गए तो सबसे पहले बातचीत होता है, और ये बातचीत जो होता है उसका प्रारंभिक साक्षरता कहलाता है कि कितना नॉलेज में आप बात करते समझ जाइएगा कि बच्चा क्या है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? वर्णों की रूपरेखा, ये आप बता रहे हैं, लेकिन और देखिए शब्दों की बात है, शब्द संपदा निर्माण की रणनीति, तो शब्द संपदा जब बनता है तो वर्ण से बनता है, ठीक है। देखिए शब्द संपदा वर्ण से बनता है, तो फर्स्ट बात बोला कि संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पूछा जा रहा है शब्द संपदा निर्माण की, यहाँ पे शब्द संपदा ही खुद क्या है? 109 का सर आंसर डी होगा। वर्णों की रूपरेखा, शब्दों को भाग में विश्लेषण। देखिए सब में शब्द के बारे में बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं शब्द ए वाला ऑप्शन में है, ऊपर भी शब्द बोला जा रहा है, तो जितने भी ऑप्शन है ए बी सी वो सही है, शब्द के बारे में सही है, लेकिन संबंधता स्थापित करना ये शब्द से संबंधित नहीं है। संबंध स्थापित, हाँ, तो संबंधता स्थापित, सुनिए हमारी बात, प्रश्न ही पूछा है शब्द के बारे में, बोले तो व्याकरण का एक पार्ट है, ठीक है, तो आप व्याकरण के पार्ट में ही पूछा, नेगेटिव टाइप ही प्रश्न है और उसमें नेगेटिव डबल लगा हुआ है, तो शब्द के बारे में तो फर्स्ट सही है कि संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करेंगे, उसी संदर्भ में जो संदर्भ की पढ़ाई कर रहे हैं तो संदर्भ बेटर होता है। और एक और बात जो आप लोग शायद नहीं जानते होइएगा, आप लोग परिभाषित वर्ड को नहीं जानते हैं। परिभाषित एक इतना धांसू वर्ड है जो हमेशा सही जाता है लेकिन परिभाषा गलत जाता है। दोनों वर्ड सेम ही है, अगर परिभाषा लिखा रहता तो ये गलत होता, लेकिन परिभाषित कर देगा तो 100% नहीं 110% हम गारंटी देते हैं सही जाएगा। परिभाषित सही जाता है और परिभाषा गलत होता है। देखिए दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, इसलिए आपका ये सब सही जा रहा है, इसलिए आपका उत्तर डी पड़ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। क्या सीखे आज? सीखे ना एक वर्ड, परिभाषा गलत, परिभाषित सही, ठीक है। चलिए, लेखन डैश है। लेखन एक उत्पाद कौशल है, जहां से शुरू होता है ना, शुरुआत होता है, ये उत्पाद कौशल के अंतर्गत आता है लेखन, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है? देखिए कितना अच्छा चल रहा था, नेगेटिव पर ले गया। तो भाई मुद्रित समझते हैं, छपा हुआ परिवेश, तो आप विद्यालय में जाते हैं तो दीवार पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है लिखा होता है कुछ कुछ ना, तो यहाँ पे देखिए दीवार पर कहानी चार्ट तो छपा हुआ है, लेकिन हमको खोजना है बिना छपा। कक्षा में पाठ कोना सृजित करना, ये भी भाई पाठ कोना माने कहीं भी लिखा हुआ, ठीक है, ये भी ठीक है, कोना बहुत बेटर है और अभी तक गलत जाता ही नहीं है। कक्षा में विद्यालय की रचना प्रदर्शित करना, रचना करेगा तो भाई निर्माण छपेगा ना, चले। लेकिन भाई कक्षा में खिलौना का कोना बनाना, एक खिलौना में छपने वाली बात कहाँ से आएगा? कक्षा में खिलौनों का कोना, खिलौना बनना ये जरूरी नहीं कि फोटो वाला खिलौना, ठीक है, फोटो वाला खिलौना से बच्चा खेल लेगा, नहीं खेलेगा, इसको गलत मानेंगे, ठीक है। अगला, भाषा अधिगम में बोधगम परिवेश का अर्थ बताना है, और हमको एक बता दीजिए बात
कि बोधगम्य निवेश या परिवेश किनका देन है? स्टीफन क्रिप्सन साहब का देन है। थोड़ा ऊंच या कुछ ऊंच बताए थे ना बोधगम्य के लिए। तो हमको बताइए उत्तर कौन सा होगा इसमें? होगा ना ये। हम उस दिन चिल्ला चिल्ला के बोले और यही बात बोलते हैं और हमेशा बोलेंगे कि कभी भी तैयारी करे या ऑनलाइन मेरा वीडियो देखे, कलम कॉपी रख करके देखे, या यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड बोधगम्य निवेश, ये वर्ड आएगा तो 100% थोड़ा ऊंच या कुछ ऊंच रहेगा। बोले थे ना। और किनका देन है? स्टीफन क्रिप्सन साहब का देन है। और ये मेरा देन है जो आप लोगों को ट्रिक मिल रहा है। यूट्यूब खोजते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा, थोड़ा ऊंच कुछ ऊंच। ठीक है, ये आपका उत्तर ये हो गया है, थोड़ा सा ऊंच। देखिए स्टीफन बोधगम्य निवेश होता क्या है? आप मेरे यहाँ आए, आप यहाँ आकर के पहले सेट बनाए, तो मान लीजिए 12 नंबर आया। आप जैसे ही एग्जाम देने जा रहे हैं और हम आपसे एग्जाम ले रहे हैं तो आपका 20+ आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आप में क्या हुआ है? विकास। इसको कहते हैं बोधगम्य निवेश। ठीक है, और ये देन है स्टीफन क्रिप्सन साहब का। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। 3 कथन है, इसमें आप लोग को चुनना है कौन कौन सही है। फर्स्ट तो भाई प्रोत्साहित की बात कर रहा है, क्या सही है क्या? ये तो बहुत बेटर है कि भाषा का बोला समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, ये तो बेटर है भाई। अब आगे कहता है 113 का कि समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनिया से आरंभ करते जरूरी नहीं है। वर्ण तथा ध्वनि से ही पढ़ाई शुरू नहीं करते हैं, लिख करके भी कर सकता है, घास करके भी, चित्र बनाने बोलते हैं उसको। तो ये आपका गलत हो गया। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है, बात सही है। ये रचनावाद, संरचनावाद, ये सब बेटर होता है। तो आपका उत्तर जाएगा कौन सा? बी। ए और सी सही और बी गलत है। चलिए अगला, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? हमारी बात ध्यान से समझिए। हाँ बताइए, बारीकी से पढ़ने का अर्थ क्या है? आप ही बारीकी से एकदम पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ क्या है बताइए। हाँ विशिष्ट, नहीं 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 नहीं, हमारी बात ध्यान से समझे। 2 तरीका का पढ़ाई है, हम आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम में फिर से टकराएगा। एक होता है सरसरी निगाहें से पढ़ना और एक होता है बारीकी से पढ़ना। ठीक है, अगर आपको कोई चीज किसी के सामने सुनाना हो, ठीक है, या एग्जाम देने जाना हो, तो आप सरसरी निगाहें देख के जाते हैं, ऊपरी आप देख लेते हैं फटाफट फटाफट ना। लेकिन बारीकी से कभी भी आएगा, जैसे कि नौकरी निकलता है, कोई वैकेंसी निकलता है, अब पूरा बारीकी से पढ़ते हैं कि कोई चीज छूटे नहीं। तो आप क्या करते हैं, नौकरी वैकेंसी का जब सूचना निकलता है तो पूरा बारीकी से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सूचना निकालते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो बारीकी से पढ़ना बोले तो क्या? विशिष्ट सूचना ढूंढना। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? उच्चारण के लिए और शब्द संपदा के लिए। क्या मौन पठन से उच्चारण हो पाएगा? चुप रहिएगा तो उच्चारण होगा? नहीं होगा। शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, अपने ऐसे बोलेगा तो अच्छी बात है, सस्वर मैंने खुद से, ठीक है, ये तो अच्छा लग रहा है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने से क्या फायदा भाई? उच्चारण से मतलब है, तो बच्चा खुद से जब तक बोलेगा नहीं तो उच्चारण अच्छा आएगा नहीं। सरसरी तौर पर पढ़ना, ये तो भाई मजा आया नहीं इसमें। सबसे मजेदार वर्ड है सस्वर वचन करना। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला कहता है कि किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूल तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? देखिए ये 2 बेटा है, अनुकूलन और समायोजन जो है ये 2 है ना, दोनों अलग अलग चीज है। और एक किनका देन है? पियाजे साहब का देन है। किनका देन है? ये दोनों वर्ड कभी भी आए तो पियाजे साहब का ही वर्ड बनाया हुआ है। अनुकूलन करना, समायोजन करना, संरक्षण करना, समावेशन करना, समयीकरण करना, ये सब जो है, आत्मसातकरण करना, ये सब पियाजे साहब का है।
उत्तर आपका जाएगा जीन पियाजे। लिखवाएंगे आप लोग लिख लीजिएगा। अगला कि कक्षा 1 तक का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति दांती मानती बोलता है। जैसे कि आजकल के लड़का सब कुछ देखिएगा ना, तो किसी का नाम रहे संतिया फंतिया दंतिया एंडा है ना, बोलता है कि ना, किसी का नाम बिगाड़ देगा। आप ही का नाम कुछ बोलिए हम बिगाड़ते हैं, वैसे ही बचवा सब बिगाड़ देता है, शांति फांति मानती दांती बोल रहा है। अब ये जो बच्चा बोल रहा है जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजा लेता है। बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन में कर रहा है मजा लेता है, तो यह प्रदर्शित करता है कि क्या करता है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है, आप बैठे हुए इंटरव्यू में, बताइए क्या करता है बच्चा। ध्वनात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। थांती बांती सेम चीज का मिलन मिलन से बोलेगा, लोटा उटा बोलेगा ना, छिपा उपा, ये सब क्या है, ये सब ध्वनात्मक जागरूकता है। ठीक है, उत्तर आपका जाएगा बी। अब अगला कहता है कि कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गठित कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग में की जा सकती है। एक बोला गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाना, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे मजेदार बात हमको बताइए, क्या कोई बच्चा आपके पास आए गलती करके लिख करके आए कॉपी में, क्या उसको गोल घेरा लगा दीजिएगा। सबसे पहले है कि वो टीचर नहीं है जो गोल घेरा लगाता है कि ये गलती किए हो, ये गलती किए हो, है ना। बहुत लोग हम देखे हैं जो लोग कभी सीटेट का एग्जाम नहीं दिया है, जो सही से ट्रेनिंग नहीं किया है, वो लोग फटाफट गोल घेरा लगा देगा। एक गलत गोल घेरा लगा के उसको बोलेंगे सही करने के लिए, नहीं, गोल घेरा लगा दीजिएगा ना, जैसे ही 4-5 को घेरा लगेगा वैसे ही उसका दिमाग घूमने लगेगा, कहेगा कि रे हमारा सब गलत हो गया। इसलिए गोल घेरा नहीं लगाना है। हमारी बात सुनिए, जब आप कंप्यूटर पर कोई चीज टाइप करते हैं तो नीचे कैसे कैसे करता है, नीचे रेड कलर का ऐसे ऐसे रहता है नीचे, कोई भी लेटर के नीचे ऐसे ऐसे होता है, वैसे ही आप नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो उत्तर अब बताए कौन सा जाएगा, सी जाएगा। गलतियों को रेखांकित करना और गलती की प्रकृति लिखकर विद्यार्थियों को उनको सुधारने के लिए करना, कि इसको सुधार कर लेना, थोड़ा सा नीचे अंडरलाइन करिए, वो बेटर है, क्योंकि कंप्यूटर भी वही करता है। अगला है कि माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है। हाँ, देखिए हमारी बात ध्यान से समझिए, प्रश्न क्या बोला, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग करना। माध्यम की भाषा क्या है ये बात समझना है। मान लीजिए आप मेरे यहाँ बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आपकी कैसे समझाएं, आपकी जो भाषा है वह प्योर हिंदी है, ठीक है, प्योर हिंदी भाषा है, और हम आए हैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने, आपको अंग्रेजी से कोई परिचित नहीं है, तो अगर हमको कोई नियम समझाना हो तो आपको कौन सा बेटर समझ में आएगा, हिंदी वाला आएगा, हिंदी में समझाएंगे वो आएगा, कि अंग्रेजी में, हिंदी वाला समझ में आएगा। तो वही बात बोल रहा है कि माध्यम की भाषा में निपुणता, माने अंग्रेजी जो सीख रहे हैं उसमें अगर निपुणता प्राप्त करना है तो घर का भाषा प्रयोग करना होगा, और यही करना क्या कहलाता है, प्रभावशाली रणनीति सिद्ध होता है इससे। सर उसके बाद तो इसमें नेगेटिव भी छाट देंगे, तीन में नेगेटिव भी है, चलिए भाई नेगेटिव पॉजिटिव से भी देख लेते हैं। यहाँ पे बाधक की बात करता है तो नेगेटिव, पैदा करना नेगेटिव, और बचना यहाँ पे नेगेटिव, तो बहुत अच्छा भी इस तरह से भी पकड़ लिए आप लोग, 3 वर्ड मिला ना, नेगेटिव मिला। और आज का अंतिम है जो हिंदी है, और रियल में हम आपको बताते हैं कि जो हिंदी की जो बात है वो सबसे खतरनाक जा रहा है आजकल, सबसे खतरनाक जा रहा है हिंदी। इस हिंदी पर ध्यान देना होगा, और आराम से इसीलिए समझा रहे हैं आप लोग कि पूरा एकदम इसको पकड़े, ठीक है। भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है, अगर कोई भाषा का व्याकरण सीखना हो तो आप कब अच्छा सीख सकते हैं, बताएं। पठन सामग्री और संरचनाओं की पहचान करके एकीकृत
करके। अब हमारी बात समझिए, अगर भाषा का व्याकरण सीखना है तो जो चीज सीखना है उसी से संबंधित सामग्री लाएंगे। गणित सीखना है तो गणित का सामग्री लाएंगे ना। तो यहाँ सबसे बेटर आपका उत्तर ए जाएगा। आप कहेगा कि नेगेटिव पॉजिटिव के अनुसार, तो अभ्यास जो होता है वह गलत है। यहाँ पे अलग से अभ्यास, यहाँ अभ्यास गलत नहीं है, अलग से अभ्यास गलत है, ठीक है। और सी में कहता है कंठस्थ करने की बात, ये गया नेगेटिव, जहर का पुड़िया है कंठस्थ। और ये उपागम को अपनाकर, संरचनात्मक उपागम को अपनाकर, रचनात्मक नहीं, तो ये अपनाकर किसी एक चीज को अपनाने की बात करता है, इसलिए गलत है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर है ए। और आज के क्लास यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है।